Good evening. How are you? Sir, fine, sir. Okay, that's good. So, first of all, tell me about yourself. Sir, can I talk in Hindi? Yes, you can. You can answer in Hindi. सर, मेरा नाम भगवान बदाड़ा है। मैं राजस्थान के अजमेर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने रई कस्बे से प्राप्त की थी। उसके बाद में मैं 12th और ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है और मैंने अपना साइंस स्ट्रीम चुना है और अभी मैं एमएससी फिजिक्स परस्यूइंग में हूँ। और ये मेरा ग्रेजुएशन के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एग्जाम वो कंपटीशन एग्जाम को लेके। और मेरी हॉबीज क्रिकेट एंड कबड्डी खेलना और देखना, इसके अलावा वॉचिंग मूवीज। Okay. So, what do you think? Why you want to join IB? आप क्यों ज्वाइन सर, करोगे? मैंने अपने अ, एक तो सर रीजन ये रहा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो आर्म फोर्सेस से रहा है। मेरे फैमिली मेंबर्स आर्मी और राजस्थान पुलिस एंड मेरे जो फ्रेंड सर्किल है वो भी फोर्सेस में रहा है। एंड इसके अलावा मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान से फाइनल ईयर से ही मैंने सीडीएस के 2 अटेम्प्ट दिए हैं। मैंने दोनों एक बार स्क्रीन आउट हुआ, एक बार इस बार दिया है और इसके अलावा मैंने एफकेट दिया है, सीपीओ दिया है और मैंने सीजीएल की तैयारी के दौरान भी सर सब इंस्पेक्टर में एनआईए और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर प्रेफरेंस रखा है। तो मेरा एक डिफेंस एग्जाम के प्रति एक रुचि रही है सर। Okay, that's good. इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपके। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी रिसेंट करेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स? So, if you are selected in CGL, then what about IB? Then what will you do? सर, ऐसा सीजीएल में मैंने जो एग्जाम दिया है उसमें मेरा जो प्रेफरेंस रहा है वो एनआईए और सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट रहा है और मुझे लगता है कि सर अगर आईबी सिलेक्टेड होता हूँ तो मैं आईबी प्रेफर करूंगा। बिकॉज आईबी सीबीआई और एनआईए का भी एक रोल होता है, बट आईबी का रोल भी एक नेशनल थ्रेट्स के मामले में काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें। और इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सर आईबी का ही होता है। एनआईए सीबीआई सेकंड रोल होता है, इनका इंटेल का काम एग्जीक्यूट करना होता है। तो सर मैं आईबी प्रेफर करूंगा। Okay, that's good. Do you know what are the functions of NIA? सर एनआईए के जो फंक्शन होते हैं ये अपने 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में ये एजेंसी बनाई गई थी, क्योंकि जो आईबी का वर्कलोड था इंटेल के अलावा उन प्लान को एग्जीक्यूट करना, नेशनल थ्रेट्स को एलिमिनेट करना वो था। तो इसमें 2008 का जो बॉम्ब ब्लास्ट था वो एग्जीक्यूट करने में जो आईबी असफल रही थी। इस फेलियर के बाद में एनआईए का गठन किया गया। अब एनआईए जो इंटेलिजेंस नेशनल थ्रेट्स की जो होती है उनकी इंटेल एनआईए को प्रोवाइड कराती है और फिर उसकी सहायता से एनआईए उन नेशनल थ्रेट्स को एलिमिनेट करने का काम करती है। किस तरह के नेशनल थ्रेट्स को एलिमिनेट करता है NIA? सर एनआईए नेशनल थ्रेट्स में जो बाहर की जो कोई मतलब इसका एक वाइड एरिया है सर। जैसे अगर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर या फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है या कोई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट संबंधित है, उनमें सब में ही काम करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल अगर कुछ लाइक ड्रग या टेरिफिंग वगैरह का कुछ मामला है तो उनमें भी सर एलिमिनेट करने का काम करता है। ओके। अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था NIA एक्ट में 2019 में, तो उसमें क्या बदलाव किए गए NIA को लेकर के, NIA एक्ट को लेकर के? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। Okay, no problem. So, what do you think? What are the issues arising with respect to National Human Rights Commission? सर ह्यूमन राइट्स, सॉरी सर, एक बार वापस रिपीट कर। ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर के अभी अगर देखा जाए तो कौन कौन से मेजर इश्यूज अराइज हो रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स सर कमीशन? हाल ही में जो
जो हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर में कई क्लीन मिशन के ऑल आउट चलाया गया था मिलिट्री द्वारा। तो वहाँ जो मिलिटेंट्स वगैरह थे उनका एनकाउंटर संबंधी जो प्रॉब्लम थी उसमें ह्यूमन राइट्स ने काफी सवाल उठाए थे, जो कि एक नेशनल थ्रेट्स भी बन सकता है। ह्यूमन राइट्स को उनको सपोर्ट करना ये एक मिलिटेंट्स के सामने चुनौती है। इसके अलावा जो नक्सलिज्म में भी काफी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि कई बार पता नहीं चल पाता है जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज है कि कौन लोकल लोग है और कौन नक्सलिज्म का सपोर्ट करते हैं। तो उनमें कई बार अगर मिस्टेक से कुछ लोकल्स का अगर हार्म होता है तो उसमें ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा इश्यू बना देता है एक छोटी सी बात का। और वो एक सिक्योरिटी फोर्सेज को खुल के काम करने का या फिर अच्छे से वर्कलोड करने का एक चुनौती बन जाती है कि फिर उतना वाइडली और इतना ओपनली काम नहीं कर पाते हो। ओके, डू यू नो व्हाट इज रेड कॉरिडोर? रेड कॉरिडोर के बारे में पता सर है? रेड कॉरिडोर सर एक ऐसा इलाका है भारत का जिन कुछ राज्यों का जहां नक्सलिज्म अपनी सीमा पे है, जिसमें छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सर इन राज्यों में जो नक्सलिज्म है वो काफी ज्यादा चरम पे रहा है। और लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों में भारत सरकार की कुछ नीतियों के कारण इस पे कंट्रोल पाया गया। और अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है 2019 में, उसमें भारत सरकार का मानना है कि अभी केवल 90 डिस्ट्रिक्ट है ऐसे हैं जिनमें ये रहा है, नक्सलिज्म काफी प्रभावी रहा है। सर उस एरिया को सारे को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ओके, डू हैव यू हर्ड अबाउट सरेंडर पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू दैट? यस सर, ये छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा या झारखंड इन स्टेट में चलाई गई थी। उनका मानना था गवर्नमेंट सरकार का कि अगर नक्सलिज्म में जो शामिल लोग हैं उनको एक बार सरेंडर का मौका दिया जाए और उस नीति के तहत उनके जो परिवार वाले थे उनमें से एक को गवर्नमेंट जॉब देने का, और इसके अलावा उन पे कोई केस या फाइल नहीं करने का, और उन्हें रहने के लिए जगह देने का प्रावधान किया गया था सर। Okay, good. So what do you think, what should be the suggestion with respect to that? क्या सजेशन दिए जाने चाहिए ताकि जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके नक्सलाइट एरिया को लेकर के? सर जैसे अभी रिसेंटली हाल ही में आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड नाम का जो ऑपरेशन चलाया गया था तो वो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि हमें जो सीआरपीएफ वगैरह है उनका इम्प्लीमेंटेशन सर अलग अलग देश के जो उसमें शामिल होते हैं जवान, तो इसकी वजह से स्टेट पुलिस के साथ कॉम्बिनेशन में काम करें और जिस प्रकार की ट्रेनिंग और सुविधाएं सीआरपीएफ के जवानों को दी जाती है उसी प्रकार हर स्टेट में स्टेट पुलिस को उसी प्रकार का एक ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि वो लोग सर अपनी स्टेट के लोगों के साथ बेहतर से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। वहाँ की जो डिफिकल्टी होती है जंगलों की, पहाड़ों की, सर वो बेहतर से जान पाते हैं। तो इसलिए, और इसके अलावा जैसे हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में इंटरलोक्यूटर रखकर बात की गई थी, उसी प्रकार अगर नक्सलिज्म से अपन इंटरलोक्यूटर गवर्नमेंट रखकर बात करने की कोशिश करे और वहां थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, क्योंकि एक्चुअल में उनकी जो डिमांड है सर वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन और उनका जो बेसिक नीड्स है, और जल जंगल जमीन जो उनका लोग मोटो रहा है कि उनके जो राइट्स वगैरह है वो भी ना छीने जाए। तो इसमें इंटरलोक्यूटर करके बात कर सकती है गवर्नमेंट। और इसके अलावा सर कुछ नक्सलिज्म के पीछे कुछ जो वायलेशन ग्रुप एक्टिवेट है जिनका टारगेट ये है कि वो डेवलपमेंट और उन लोगों के बीच में जिन एक्चुअली नीड है उसके बीच में वो खड़े हुए हैं, तो उन्हें एलिमिनेट करके उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए। ओके, गुड। अगर हम लोग रिसेंटली देखें, भारत में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिनमें से ज़्यादातर नेचुरल डिजास्टर को लेकर के हमारा जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। तो उसको लेकर के अभी क्या चल रहा है, क्या करंट सिनेरियो है उसको लेकर के? सर उसको अभी हाल ही में जो अपना साउथर्न जो तटीय इलाका है वहां पर कई जो तूफान आए हैं, जो आमफान लॉकडाउन के दौरान 2-3 तूफान आए हैं, उनमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लोगों को वहां से हटना भी पड़ता है, और इसके अलावा जो मछुआरे जो उन पर डिपेंडेड होते हैं उन पर प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए जो तटीय इलाके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी लाई है जिसमें एक जो वहां की जिनकी आजीविका जिन पे निर्भर है, समुद्र पे तूफान के कारण डिजास्टर हो रहा है, उनके लिए पॉलिसी लाई है जिसमें उनको
उस रोजगार के अलावा अलग रोजगार देने की बात कही गई है। और इसके अलावा सर एक हाल ही में रिसेंटली टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है और कुछ ऐप डेवलप किए गए हैं जिसमें उन डिजास्टर्स के होने से पहले ही उनका अनुमान लगाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है सर। ओके, वो तो पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू तो हो ही जाती है। वो तो अलर्ट कर दिया जाता है कि इन क्षेत्रों में तूफान आने वाला है, तो लोगों को उसी हिसाब से वहां से हटा लिया जाता है उन क्षेत्रों से, राइट। तो सर मेनली मुझे ये याद है कि उनका जो मछुआरों के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी तटीय इलाकों में जिनका रोजगार और उनका एस्टेब्लिशमेंट कई बार उनका जो हट जाता है, रोजगार हट जाता है, उसके बाद में उन्हें वापस पुनः स्थापित करने के लिए एक योजना लाई गई थी। ओके, गुड।